So good evening students, welcome to Shine Classes and today our topic is classification of elements and periodicity properties. तो इसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल, देन हम जनरल कैलकुलेशन करेंगे, ग्रुप्स कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं, कैसे पीरियड्स फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक रेडियस की तीन टाइप्स पढ़ेंगे हम, कोवेलेंट, मेटालिक और वंडरवॉल रेडियस, आयोनाइज्ड एनर्जी का ट्रेंड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और ये सारी चीजें लगभग हम करेंगे आज कवर इस टॉपिक में। ठीक है, तो स्टार्ट करो हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट हेडिंग डालो हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला कौन था जिसने बच्चे पीरियोडिक टेबल की शुरुआत की थी? वो आपके बुक्स में जनरेटिक दिया होता है ना, सबसे पहले दिया था दो बर्नियर का, दो बर्नियर ट्रायड्स दिए होते हैं। फिर न्यूलैंड सेकंड आपको दिया होता है बच्चे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। थर्ड आपको मीटर गिवन होता है, लोथरमेयर अरेंजमेंट। फोर्थ हमें क्या गिवन होती है? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। एमसीक्यू की फॉर्म में एक मार्क्स में जरूर पूछ सकते हैं, वैसे नहीं इनका कभी भी अलग से क्वेश्चन आता कि आप ये एक्सप्लेन कर दो, कभी भी एक से ऊपर नंबर में तो नहीं आ सकता। एमसीक्यू की फॉर्म में एक मार्क्स में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो लिखो डोबर्नियर ट्राइड्स क्या थी, इसकी डेफिनेशन लिखो। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ थ्री, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in groups of three in which mass of central element is mean of या average of above and below element। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं, जैसे हमारे पास तीन चीजें हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो इसने तीन तीन के ग्रुप्स बनाए थे इस तरीके से, तीन तीन एलिमेंट्स की। इसने क्या कहा था कि जो मास बीच वाले एलिमेंट्स का होता है वो क्या होता है? एवरेज होता है अबव एंड बिलो वाले एलिमेंट के मास से। इसका निकाल लो। हमारे पास लिथियम का मास कितना होता है बच्चे? 7, और पोटेशियम का कितना होता है? 39। और हम क्या निकालेंगे? इनका एवरेज निकालेंगे। 7 + 39/2 कितना आ जाएगा? 39 + 7 मिलकर हमारे पास कितना आ गया? 46, और 46/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? नियर अबाउट 23 आ जाएगा। और 23 ही किसका मास होता है बच्चे? सोडियम का मास होता है। तो ये थे डोबर्नियर ट्राइड्स। इसने क्या कहा था कि जब जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन दी ग्रुप ऑफ थ्री, तो जो मास होता है सेंट्रल एलिमेंट का वो क्या होता है? एवरेज होता है अबव और बिलो वाले एलिमेंट के मास के। इतनी इसकी डेफिनेशन थी। हर जगह ये वैलिड नहीं हुआ था, कुछ कुछ में हो गया था, कुछ कुछ में नहीं हुआ था। आप एक एग्जाम्पल दे रहा, एक नंबर का एग्जाम बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्सचेंज। इसने क्या था, इसके बारे में लिखो। whenever elements are arranged in order of increasing atomic mass, when elements are arranged in order of increasing atomic mass, in order of increasing atomic mass, then every eighth element have same properties like musical notes. Every eighth element have same properties like musical notes. कहते हैं इन्होंने क्या किया बच्चे? न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव्स है ना, ऑक्टेव मतलब 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसने क्या किया? एलिमेंट्स को 8 में अरेंज किया। इन्होंने क्या कहा कि जो हर 8th एलिमेंट आता था उसकी क्या होती थी? सेम प्रॉपर्टीज होती थी, जैसे कि क्या होता है म्यूजिकल नोट्स में होती है। इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, इन्होंने जो न्यूलैंड ने इसको डिस्कवर किया था, इन्होंने क्या कहा था जैसे सारे गांवों पर 8 होते हैं ना, उस तरीके से जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इन्होंने कहा कि हर 8th एलिमेंट की क्या होती है? प्रॉपर्टीज सेम होती है, जैसे म्यूजिकल नोट्स में होता है। ये क्या था? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसकी जस्ट डेफिनेशन बता दी। थर्ड है लोथरमेयर अरेंजमेंट। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने किया था बच्चे प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। तो उन्होंने क्या किया बच्चे? प्लॉट किया ग्राफ एटॉमिक वेट को लेके और एटॉमिक वॉल्यूम को लेके इस तरीके से। तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या थी? मैच कर रही थी। जो एलिमेंट सारे पीक पे थे उनकी आपस में सेम प्रॉपर्टीज थी,
जो सारे बेस पे थे उनकी आपस में क्या थी, सेम प्रॉपर्टीज थी। इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की, अरेंजमेंट बनाने की कोशिश की। इन्होंने देखा कि जिन एलिमेंट्स की सेम पोजीशन है ना ग्राफ में, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। एटॉमिक वेट और वॉल्यूम को लेकर जब इन्होंने बनाया तो इन्होंने क्या देखा कि जिस एलिमेंट की पोजीशन सेम आ रही है ना, जिन तीन चार एलिमेंट्स की या जिन दो एलिमेंट्स की सेम पोजीशन आ रही ग्राफ में, उनकी आपस में प्रॉपर्टीज क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। ठीक है, तो ये इनकी अरेंजमेंट थी। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या देखा कि जितने भी पीक पे थे ना, वो सारे के सारे क्या आ रहे थे बच्चे, ऑल अल्कली मेटल्स आर अपीयरिंग ऑन पीक। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे होगा। नेक्स्ट लिखो हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसकी जनरल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये डेफिनेशन क्या कहती है हमें, देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या आता है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट कहते हैं जो एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट दे आर द पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन। किस चीज का पीरियोडिक फंक्शन होती है ये, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मास। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने क्या कहा था कि जो एलिमेंट्स की आपस में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होता है, वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। ऐसा फंक्शन जो खुद को क्या करता है, रिपीट करता है। ऐसे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिपीट होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर मास। मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिपीट होती रहती है। एटॉमिक मास के ऊपर इसने क्या किया था, क्लासीफाई किया था केमिक सारे एलिमेंट्स को, उनकी क्या निकाली, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी निकाली। तो उसने क्या कहा, ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है किस चीज का, एटॉमिक मास का। ये इसकी चीज गलती, किसने मास को कंसीडर करके किया था। ठीक है, इसके बाद जब सीधा आ जाता है हमारा कौन सा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। वो सारी डेफिनेशन सेम आएगी, जस्ट ये मास की जगह पे क्या आ जाएगा, आपकी बार एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा हो गया। अब हेडिंग डाल दो। इसकी ड्रॉबैक भी कई बार पूछ लेते हैं मेंटली वाले की, इसकी ड्रॉबैक भी लिख लेना। दो इसकी मेनली ड्रॉबैक थी। एक तो पोजीशन किसकी बच्चे, अगर देखो हम किसी चीज को अगर मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें, मान लो हमारे पास 60 एलिमेंट है, हम उसको मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। आपको पता है हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ क्या होता है, आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन के होते हैं। हर एलिमेंट का आइसोटोप होते हैं। हर एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है उसका मास अलग होता है। मान लो क्लोरीन है, एक 35.5 वाली होती है और एक 37 पॉइंट कुछ वाली होती है। तो क्लोरीन है, 2 मास हो गए। तो ऐसा तो फिर हल्की वाली क्लोरीन को पहले लिखना चाहिए, भारी आइसोटोप वाली क्लोरीन को बाद में लिखना चाहिए। होती दोनों क्लोरीन ही है। अगर इसने मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो इसको आइसोटोप भी अरेंज करने चाहिए थे, आइसोटोप भी बनाने चाहिए थे। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के कौन कौन से थे, ड्यूटेरियम, वो नहीं लिखा इसने, हैवी हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं, वो नहीं लिखा। अगर मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर ही रहा है तो फिर आइसोटोप भी ले। आइसोटोप के भी मास अलग अलग होते हैं। जिसने आइसोटोप की बात ही नहीं, जिसने रखे ही आइसोटोप कहीं पे भी। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप क्या थी, इसकी ड्रॉबैक थी। पहली ड्रॉबैक क्या आ गई, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। इसने आइसोटोप के लिए कोई जगह ही नहीं बताई थी। ठीक है, सेकंड इसकी ड्रॉबैक जो मानी जाती है ना, वो है बच्चे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी प्रॉपर्टीज बच्चे कहाँ कहीं पे मैच नहीं होगा, दो जगहों पे एक साथ मैच होते हैं। कैसे लिखो, कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोजन मैच विद बोथ एल्कली एज वेल एज हैलोजन। तो हाइड्रोजन जो इसको अब हम यहाँ पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल टॉप पे, कहते हैं इसके कैरेक्टर्स थे ना जो एल्कली मेटल के साथ भी मैच कर रहे थे। इधर से हैलोजन जो आती है ना यहाँ पे, इनके साथ भी क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन के कैरेक्टर मैच कर रहे थे। फिर भी पता नहीं हमने क्यों, या मेंटली ने हाइड्रोजन को यहाँ चक्कर रख दिया एल्कली के ऊपर, जब जाता तो हैलोजन के ऊपर रख देता। इसने इसका रीजन नहीं बताया। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐसा था जिसके एल्कली मेटल के साथ भी गुण खा रहे थे और हेलोजन के साथ भी, लेकिन इसने फिर भी इसको कारक टॉप पे रख दिया। ठीक है, तो ये इसने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी इसने नहीं बताई कि इसने हेलोजन के ऊपर क्यों नहीं रखा। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की क्या था, ड्रॉबैक था, सेकंड ड्रॉबैक हो गया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से इसका मेंडलीव का क्या होगा, टेबल नहीं चला था। फिर आया था नया टेबल हमारे पास, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बस ये हिस्ट्री होगी, इसके बाद हेडिंग डाल देना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इतनी हिस्ट्री है, आगे समझ। ठीक है, इससे ज्यादा एग्जाम में पूछते भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से। ठीक है, इधर कर लो, आगे हम स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा कंप्लीट हो चुका। पीरियोडिक लॉ में क्या कहते हैं बच्चे, दिस लॉ स्टेट्स दैट according to this law physical and chemical properties of an element physical and chemical properties of an element are the
ये आपको एग्जैक्ट इसी तरीके से डेफिनेशन याद करें, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इनके कहने का मतलब क्या था कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल या फिर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है बच्चे, वो किस पे डिपेंड करती है, वो जनरली उसकी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पे। यहीं पे मैंने को अगर अच्छा तो उसने एटॉमिक मास का अकॉर्डिंग कर दिया था। तो जब मोजले नाम के साइंटिस्ट ने इसको करेक्ट किया और उन्होंने क्या कहा बच्चे कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो ये क्या हमारा मॉडल पीरियोडिक लॉ। इस पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें हमने क्या किया था बच्चे, हमारे पास क्या थी, वर्टिकल पोल हॉरिजॉन्टल रोज थी और वर्टिकल कॉलम थी, ठीक है। ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने नाम दे दिया था किसका बच्चे, पीरियड्स का। और पीरियड्स कितने थे, 7, ठीक है। वहीं हम बात करें वर्टिकल कॉलम्स, तो वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते थे हमने, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। और ग्रुप्स कितने होते हैं बच्चे हमारे पीरियोडिक टेबल में, दे आर 18 इन, ठीक है। तो ये जनरल अब हम यही पढ़ेंगे पीरियड्स के बारे में और ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। इसे इरेज करते हुए आप लिख लो। नेक्स्ट आपको मैं थोड़ा सा जनरल व्यू बता देती हूँ। हम जब पीरियोडिक टेबल कुछ पढ़ते हैं बच्चे, वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से हमारे पास आता है पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, दो वर्टिकल रोज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हमारी ट्रांजिशन मेटल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 ट्रांजिशन सीरीज। और यहाँ पे क्या जाते हैं बच्चे हमारी जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हमारे पास लास्ट में बिलोंग होता है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, दो बिलोंग होते हैं। तो ये थोड़ा जनरल व्यू होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इससे, हम क्या कहते हैं बच्चे, ग्रुप नंबर 1, ये होता है ग्रुप नंबर 3। यहाँ पे कितना आता है बच्चे, 3 to लेके हमारे यहाँ जाते हैं, यहाँ पे 3 से लेके बच्चे 13 to 18 हमारे क्या रहता है बच्चे, यहाँ तक आ जाते हैं हमारे पास 13 से लेके 18 तक यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे क्या आता है लिखो, इसमें आ जाएगा 3 से लेके बच्चे 12, 3 to 12 हमारी क्या आते हैं, ये मेटल। वही हम बात करें तो ये क्या होता है बच्चे, इन्हें हम बोलते हैं, पहले इनका नाम लिखो, इन्हें हम कहते हैं बच्चे अल्कली मेटल्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो हमारे बीच में पी ब्लॉक होता है, ये ध्यान रखना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी, एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक में आ जाते हैं हमारे 3 से लेकर 12 तक, और इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है ये, जो कि आप 12th में पढ़ोगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहीं से कुछ एलिमेंट्स उठाए गए ताकि क्राउडिंग को रोका जा सके पीरियोडिक टेबल में। उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं बच्चे, एनवेलप बनाएगा, इन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास आते हैं क्या बच्चे, फर्स्ट सीरीज होती है लैंथेनॉइड्स की, लैंथेनॉइड्स। और सेकंड सीरीज क्या होती है बच्चे, एक्टिनॉइड, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में रखते हैं, देखो लैंथेनॉइड हमारे पास होते हैं 57 टू, यहाँ पे लिखो बच्चे लैंथेनॉइड कितने होते हैं, 58 to 70 आर कार्ड लैंथेनॉइड्स। और एक्टिनॉइड्स में लिखो बच्चे, हमारे पास एक्टिनॉइड्स होते हैं 90 से लेकर 103,
फ्रॉम 90 to 103 आर आर एक्टिव नोड्स। ये आपको जनरल से याद रखना होगा। अब ये नहीं कि आपको सारे के सारी ऐसे ही याद रखनी है, आपको क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट वाला याद कर लेना है। जैसे सीरियम से ल्यूटेरियम तक 58 to 71 सीरियम और ल्यूटेरियम आर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स हमारे बच्चे थोरियम से लेकर लॉरेंशियम, फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम। ठीक है, आपको फर्स्ट ऐसे पूछ सकता है, फर्स्ट लेंथेनॉइड कौन सा होता है सीरियम, लास्ट लेंथेनॉइड कौन सा होता है ल्यूटेरियम, फर्स्ट एक्टिनॉइड है हमारा थोरियम और लास्ट एक्टिनॉइड कौन सा होता है लॉरेंशियम। तो सारे याद करने के चाहे आप जनरल की तरह याद करोगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी हो गई एस ब्लॉक हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, डी ब्लॉक करते हैं, सॉरी पी ब्लॉक हो गया। डी ब्लॉक के लिखो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अपने अलग अलग नाम है, उसमें लिखो ग्रुप नंबर जो हमारे पास 18 है इसको तो हम क्या कहते हैं, ये ग्रुप्स के नाम लिख लो। ग्रुप 13, 14, 15, 17 एंड 18। 18 को तो हम क्या कहते हैं बच्चे, नोबल गैसेस। ग्रुप 13 के नीचे आता है बोरोन, किसको कहते हैं बोरोन फैमिली। कार्बन फैमिली, इसलिए हम बोलते हैं बच्चे यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस आता है तो नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि उनकी सफोकेटिंग स्मेल होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। 17 को हम कहते हैं बच्चे हेलोजन, और ग्रुप नंबर 16 को हम कहते हैं चार्कोजन। ठीक है, तो ये जनरल आपको नाम भी एक नंबर पूछा जा सकता है, तो इस तरह आपको ट्रेंड बताना चाहिए क्या समझे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। हमने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले हमने क्या एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप्स आ जाते हैं, एक तो ग्रुप नंबर 1 जिसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, और ग्रुप नंबर 2 जिसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि इनके जितने भी ऑक्साइड और वगैरह बनते हैं ना बच्चे, या जो इनके सोल्ट होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं नेचर में। ठीक है, यहाँ पे था, उसके बाद 13 से 18 तक हमारी क्या जाते हैं, 13 को हम कहते हैं बोरोन फैमिली क्योंकि ये बोरोन से स्टार्ट होता है, 14 को हम कहते हैं कार्बन फैमिली, 15 को हम कहते हैं नाइट्रोजन क्योंकि इनकी क्या होती है काफी सफोकेटिंग स्मेल होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं नाइट्रोजन। 16 को हम कहते हैं बच्चे चार्कोजन फैमिली, 17 को कहते हैं हेलोजन्स क्योंकि ये सारे करते हैं बच्चे सारे सी सॉल्ट होते हैं हेलोजन्स, दे आर सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, इसलिए हमें इसके क्या कहते हैं हेलोजन्स। और लास्ट बात 18 की आती है नोबल गैसेस जो इनर्ट होते हैं किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये दोनों लाइक हो गया। लेक्चर हमारे पास है 58 से 71 सीरियम टू ल्यूटेरियम, फिर हमने बात की एक्टिनॉइड 90 से 103 दैट इज पोटेंशियल टू लोरेंशियम। इतना बेसिक आपको चाहिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इतने में से कुछ एलिमेंट्स लेके बाहर एनवलप बनाएंगे, तो इसलिए ट्रांजिशन मैटर में से निकालेंगे, इसका नाम क्या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इतना हमारे पास हो गया पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आगे लिखो हमारे पास है, अब हम करते हैं बच्चे एक बार इनकी जनरल क्वालिफिकेशन लिख लेता हूँ। ये पढ़ लेना अच्छे से। आगे हमारे पास है बच्चे जनरल क्वालिफिकेशन, एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की, किसी की भी एक और तो हम बात करें तो एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक एंड देन एफ। अब मैं आपको बता देता हूँ एन क्या होती है बच्चे, हमारी प्रिंसिपल शेल होती है। अगर मैं कहीं पे लिखूँ एन माइनस वन तो क्या होती है, वो अनअल्टीमेट शेल होती है। और कहीं पे अगर मैं लिखूँ एन माइनस वन तो वो क्या होती है बच्चे, एंटी अनअल्टीमेट शेल होती है। और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, एस ब्लॉक में बच्चे वापस कॉन्फ़िगरेशन होती है एनएस 1 से लेके 2। अगर ग्रुप नंबर 1 है तो एनएस 1 आता रहेगा, अगर ग्रुप 2 है तो एनएस 2 आता रहेगा। ठीक है, तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एनएस 1 से लेके 3। तो पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इनकी होगी से एनएस 2 एनबी 1 टू 6। ठीक है, डी ब्लॉक में आ जाएगा एन माइनस 1 डी, डी में कितने आते हैं 1 टू 10, फिर एनएस 0 टू 2। वही हम बात करें एफ ब्लॉक की तो इसमें लगभग जाता है एनटी एन माइनस 2 एफ 1 टू 14, फिर आ जाएगा एन माइनस 1 डी 0 टू 1, और फिर एन एस 2। ये चार आपको अलग से लिख लेनी है, एक नंबर के एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, इतना करो। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है बच्चे कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, ग्रुप्स की, पीरियड्स की और ब्लॉक्स की, कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी की कॉन्फ़िगरेशन को देखें कि कौन से ग्रुप से है, कौन से पीरियड से है, फिर कौन से ब्लॉक से, क्योंकि आप सारे तो याद नहीं कर सकते ना इसलिए।
मान लो अगर हमारे पास जो पीरियड है, पीरियड क्या होता है बच्चे, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, एन की जो वैल्यू होती है बच्चे मैक्सिमम वाली, उसी भी कंसिडरेशन में उसे हम क्या कह देते हैं बच्चे, पीरियड कह देते हैं। लोग हमें पता लग जाता है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस एस सेक्शन में जा रहे हैं तो कौन सा बच्चे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक में जा रहे हैं तो पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो हम करते हैं एस ब्लॉक की सबसे पहले। ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना एस सेक्शन में उसी हम क्या कहेंगे, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, हमारा ग्रुप नंबर। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 चाहता है हमारे पास 1s2 2s2 3s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किसमें जा रहा है एस सेक्शन में, तो ब्लॉक कौन सा होगा बच्चे एस। पीरियड क्या आएगा बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ये 3, तो यहाँ पे पीरियड क्या आएगा हमारे पास 3। और ग्रुप कौन सा होता है बच्चे, जितने एनएस इलेक्ट्रॉन है, एनएस स्ट्रक्चर में जितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ग्रुप कितना होगा बच्चे 2। ये हो गया हमारा एस ग्रुप के रूल्स। अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में बच्चे ग्रुप नंबर निकालने का तरीका होता है 12 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो पी ब्लॉक आता ही है ना बच्चे, वो 12 के बाद वाले से आते हैं, 13 से 18 तक होता है, इसलिए हम क्या करते हैं 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम यहाँ तक, ब्लॉक कौन सा बच्चे, लास्ट शब्द कौन से 2p, तो ब्लॉक कौन सा होगा 3। पीरियड कौन सा आता है बच्चे, हमारे पास पीरियड आ जाएगा 2, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ग्रुप की बात करें तो हमने क्या करना है, 12 में पी इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, 12 में हमने कितने ऐड कर दिए 4, कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 3 आ गए, फिर से हमारे निकल जाएंगे पी ब्लॉक की। वही हम बात करें डी ब्लॉक के लिए, तो बच्चे डी ब्लॉक के लिए रूल होता है ग्रुप नंबर निकालने का 2 प्लस करने होते हैं, क्योंकि ये हमारा 3 से लेकर 12 तक वाला जो था ना, ये इसका डी ब्लॉक में आता था, इसलिए हम क्या करेंगे 2 प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन करेंगे। जैसे हमारे पास है आयरन, तो 4s2 3d6 ये कंफ्यूजन, दो कौन सा होगा इसका डी, पीरियड कौन सा होगा बच्चे इसका, फोर्स मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ग्रुप कौन सा हो जाएगा 2 प्लस 6, या तो हमारे पास कितना आ गया बच्चे 8 आ गया, तो इसका ग्रुप कौन सा आ गया 8 आ गया। यहाँ तक बहुत इजी है। एफ ब्लॉक की बात करें, एफ ब्लॉक की जनरली ना तो पूछी जाती है और बच्चे इसकी निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है उस तरीके से। अगर आपके पास आज एफ ब्लॉक, आपको बताया एफ ब्लॉक में दो ही चीज आती है, एक तो हमारे लैंथेनॉइड्स और दूसरे हमारे क्या आते हैं बच्चे एक्टिनॉइड्स। आपको क्या याद रखना है कि एफ लोग का जब भी क्या पूछे हमसे बच्चे, ग्रुप पूछ ले तो ग्रुप हमेशा 3 ही लिखना है, ठीक है। तो एफ लोग का पूरे का हमेशा ग्रुप कौन सा आता है 3। फिर अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड का क्या ध्यान रखना, अगर 58 से लेकर 71 तक एलिमेंट्स है, जैसे मान लिया आपको मैंने कहती 63, तो आपको क्या पता लगेगा 63 एक तो थर्ड ग्रुप का है। फिर पीरियड कौन सा होगा 58 से अगर 71 के बीच बीच में हो तो 6 पीरियड लिख के आना है, अगर 90 से लेकर 103 के बीच बीच में तो इसको क्या कहना है बच्चे 7 पीरियड। और ब्लॉक आपको पता है कि कौन सा है, एफ ब्लॉक है। इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, एफ ब्लॉक पे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो मैंने आपको कह दी 61, तो 61 हमें देख के पता लग रहा है, इसके बीच में आ रहा है 58 71 के बीच में, मतलब ये क्या है, एक तो लेंथेनॉइड है, और लेंथेनॉइड किसका हिस्सा होता है बच्चे, कौन सा ब्लॉक आ जाएगा, एफ ब्लॉक आ जाएगा। पीरियड कौन सा आ जाएगा बच्चे, पीरियड हमारे पास क्या आ जाएगा 6 पीरियड आ जाएगा। और ग्रुप मैंने कहा ही है कि ग्रुप नंबर क्या लेना, एफ ब्लॉक के लिए 3, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एफ ब्लॉक का भी। ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस तरीके से चारों के मैंने एक साथ रोल लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट लिखो एटॉमिक रेडियस। डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई एटम है बच्चे, यहाँ पे न्यूक्लियस से लेके इसकी शेल्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन में यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा है लास्ट शेल में, तो इसका जो डिस्टेंस होगा बच्चे सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन की शेल तक, तो हम क्या कहते हैं बच्चे, हमारा एटॉमिक रेडियस। इसके बारे में लिखो, इसका एटॉमिक रेडियस का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम करेंगे अलग अलग इसकी टाइप्स, कौन कौन से होती है, 3 तरीके के हमने इसमें टाइप्स करनी है। मैं आपको जनरल एक डायग्राम भी सिखा दूंगी। 3 तरीके होते हैं हमारे पास रेडियस के। सबसे पहले लिखो बच्चे हमारे पास कोवेलेंट, फिर मेटालिक और फिर वंडर। कोवेलेंट, मेटालिक एंड देन वंडरवॉल रेडियस। ये आपको एक डायग्राम में पता लग जाएंगे। कोवेलेंट कौन होते हैं बच्चे, जो शेयरिंग से कम हमें पता है, इसका इस तरीके से बनाना है, जो ओवरलैपिंग से बनता है, तो इन दोनों के बीच के सेंटर को डिस्टेंस होता है मेरी कोवेलेंट रेडियस। मेटालिक क्या होती है, दो एडजेसेंट न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस, इस तरीके से। ये क्या होगा मेटालिक रेडियस। वही वंडरवॉल की डिस्टेंस, वंडरवॉल रेडियस क्या होता है बच्चे, किसी भी दो एटम के बीच के डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं हम, सेंटर से लेकर दूसरे एटम के सेंटर तक, हम इसे क्या कहते हैं वंडरवॉल रेडियस। देखिए हमें पता लग रहा है कि सबसे छोटा कौन सा होगा कोवेलेंट, देन मेटालिक, और सबसे बड़ा कौन सा होगा बच्चे वंडरवॉल रेडियस होता है, ठीक है। इस तरीके से ट्रेंड पूछा जाता है तो कोवेलेंट
सबसे छोटा होता है हमारे पास फिर मेटालिक और फिर क्या होता है लास्ट में हमारे पास वंडरबॉल। इसके बारे में लिखो, अगर डेफिनेशन लिखनी है तो कोवेलेंट रेडियस में लिखो, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स। इट इज हाफ ऑफ internuclear distance between two covalently bonded atoms। पता है ना बच्चे कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स को बोलते हैं ओवरलैपिंग से बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल मेटालिक रेडियस में क्या आएगा, इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट या फिर एडजेसेंट एटम। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two adjacent atoms। वही हम बात करें वंडरबॉल की, इसमें लिखो इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर ऑफ एटम्स ऑफ नोबल गैस। इट इज हाफ ऑफ internuclear distance of two nearest neighbor atoms। ठीक है, ये हमारे हो गए तीनों के तीनों रेडियस। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कैटायन की, रेडियस ऑफ आयंस की बात करें, ठीक है, इतना बना लेना। नेक्स्ट हमारे पास आयंस की आपके में बात की गई है। अगर हम आयंस के रेडियस की बात करें तो बच्चे आयंस क्या होता है, सबसे पहले आयंस आपको पता होना चाहिए बच्चे, चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड आयंस। चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड आयंस। आयंस अब दो तरीके के होते हैं हमारे पास, कैटायन एंड एनायन। कैटायन कौन सा होता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज वाला। एनायन कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज वाला। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब हम कोई आइटम कोई इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। लूज करने से इलेक्ट्रॉन जो चार्ज आता है कौन सा आता है, पॉजिटिव। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, ठीक है। तो जितना ज्यादा किसी के पास इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसको उतना ही क्या होता है, जो बड़ा साइज होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल बात करें तो हमारे पास क्या होता है, कैटायन का साइज क्या होता है बच्चे, सबसे छोटा होता है। इसी कारण से क्योंकि कैटायन क्या करता है, लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैटायन का सबसे छोटा, उसके बाद आता है एक न्यूट्रल स्पीशीज का मतलब कोई पेरेंट एटम का, और लास्ट में हमारे पास किसका आता है बच्चे, सबसे बड़ा साइज किसका होता है, निशा एनायन का। एटाइन के ऊपर जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही क्या होगा बच्चे, कम होगा। एनायन के ऊपर जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने याद करना है कि एटाइन का सबसे छोटा था न्यूट्रल, और फिर सबसे बड़ा किसका होता है हमारे पास, एनायन का रेडियस देखना है। ये हमेशा डालना, ऑलवेज रेडियस ऑफ एटाइन is smaller than the parent atom, smaller than the parent atom। तो जब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ना, तो उसका साइज क्या होता है या उसका रेडियस क्या होता है, कम हो जाता है। और जब जब कोई एटम गेन कर लेता है किसी इलेक्ट्रॉन को, तो उसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में देखो आगे। हमने जब देखा ना तो सोडियम का और सोडियम Na पॉजिटिव का, इसका आया था 186 पिकोमीटर साइज, और जब Na पॉजिटिव का कैलकुलेट किया गया तो हमारे पास साइज आया नहीं अबाउट 90 पिकोमीटर। तो इस तरीके से जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज उतना सा होता है, कम होता जाता है, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा हमारे पास। उसके बाद लिखो हमारे पास एक छोटी साइड डालो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है बट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये भी एक नंबर में आ सकता है आपको। The elements which contain same number of electrons, which contain same number of electrons are called isoelectronic, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बच्चे हमारे पास आता है ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और हमारे पास ऑक्सीजन के इतने आता है बच्चे 8 पे, तो इसके ऊपर लगा दो चार्ज 2 नेगेटिव। 8 पे आते हैं 2 नेगेटिव वाले, उसमें 2 और कैरी कर दी, इसका चार्ज इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके पास 10। डे 9 पे आते हैं, इसके ऊपर एक नेगेटिव दे दिया तो मतलब इसने एक और 10। तो 10 सोडियम 11 पे आता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया,
इसके बाद जितना भी 10 ऐसे mg2 पोटेड 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से सभी के पास के सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे हम क्या कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास लिखते हैं अब हम साइज की बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है सॉरी टॉपिक चल रहा था। इस साइज क्या होता है बच्चे, पीरियड के अलाउंस क्या होता है, साइज बढ़ता है या कम होता है, या ग्रुप के अलाउंस क्या होता है। ठीक है, तो साइज का ट्रेंड इन साइज बढ़ते हैं। साइज बच्चे कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रिंसिपल शेल बढ़ती है ना, वैसे वैसे क्या होता है साइज बढ़ता है। तो एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, एज नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल्स इंक्रीजेस साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो हमें पता है जैसे जैसे हम नेक्स्ट एलिमेंट में जाते हैं, नेक्स्ट शेल में जाते हैं, तो क्या होता है बच्चे साइज बढ़ता जाता है। तो अलोंग द ग्रुप क्या होता है बच्चे, साइज इंक्रीज होता है। वही हम बात करें अलोंग द पीरियड का, तो बच्चे पीरियड में क्या होता है, हमारे पास चार्ज इंक्रीज होता रहता है, प्लस 1 यूनिट चार्ज इंक्रीज बाय 1 यूनिट अलोंग द पीरियड। और जितना ज्यादा चार्ज होता है किसी स्पीशीज के ऊपर, उसका साइज क्या होता है बच्चे, छोटा होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो अलोंग द पीरियड इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे, साइज डिक्रीज करता जाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम आने से क्या हो जाएगा बच्चे, साइज इंक्रीजेस। इतना इसका टाइप होगा साइज का हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट करो। तो नेक्स्ट हमारा बच्चे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा आता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, तो ये आप हेडिंग डालो, जो पेपर में आपका ही आता है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर 1 या 2 मार्क्स में कोई ना कोई क्वेश्चन। आयोनाइजेशन एनर्जी कह दो, आयोनाइजेशन एनर्जी कह दो। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है बच्चे, इसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। इट इज amount of energy required, amount of energy required to remove an electron from isolated gases atom। बच्चे जब भी हम किसी एटम में से क्या होता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है बच्चे, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना ये बाउंडेड होता है एटम के अंदर। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किसी एटम में से। तो ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए, दैट मिनिमम एनर्जी दिस इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, minimum energy, that minimum energy which is required to remove electrons, electron is called as ionization energy। ठीक है, तो ये क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इसके बारे में लिखो, इसका बच्चे तो रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इसका साइन क्या होता है बच्चे, डेल्टा आई एच क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो हमारे पास इसके फैक्टर्स कौन कौन से इसको अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी में लिखो, फर्स्ट फैक्टर है बच्चे एटॉमिक साइज, factors affecting factors that affect ionization energy। ठीक है, फर्स्ट है बच्चे कौन सा, एटॉमिक साइज। ठीक है, सेकंड आ जाएगा बच्चे चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड आ जाएगा बच्चे हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 फैक्टर्स जिसको कैसे करके डिटरमाइन करते हैं, कैसे इसको अफेक्ट करते हैं, ये अभी हम करेंगे। ठीक है, इसको रीड करते हैं। सबसे पहले लिखो एटॉमिक साइज। तो बच्चे स्मॉलर द साइज ऑफ एटम मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें पता है, हम क्या करें, एटॉमिक साइज का ट्रेंड करें। जितना स्मॉलर साइज होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, जितना छोटा साइज होगा उसकी क्या होगी बच्चे, वैलेंस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के साथ उतनी क्या होगी बच्चे, अट्रैक्शन होगी। मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उतना ही क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में उतना ज्यादा एनर्जी लगेगी। सो मोर विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। स्मॉलर द साइज,
more will be the force of attraction and more will be the ionization energy. तो इससे पता लगता है ionization energy क्या होती है बच्चे, इनवर्सली होती है किसके साइज की, साइज जितना छोटा ionization energy उतनी ज्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे न्यूक्लियर चार्ज, मोर द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज में लिखो मोर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा क्या होती है अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, मोर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन and more will be the energy required. So more is the ionization energy. तो ionization energy directly किसकी होगी बच्चे, यहाँ से पता लगा ionization energy directly किसकी होगी, चार्ज के, ठीक है। यहाँ पे क्या था इनवर्सली था साइज के, और यहाँ पे क्या पे डायरेक्टली आ गया चार्ज के, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, बच्चे फुल कॉन्फ़िगरेशन होती है जो हमारे पास जो होती है स्टेबल होती है, कौन कौन सी, एक तो हाफ फिल्ड, जैसे पी ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिटल्स में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ फिल्ड है। वही हम बात करें फुली फिल्ड, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की क्या होती है बच्चे, एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, मतलब तीन थे जो छह के छह पूरे हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है कि दोनों की दोनों एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं। इसमें क्या होगा बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी और भी क्या होगी, ज्यादा होगी हमारे पास। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, और ज्यादा क्या होगा बच्चे, डिफिकल्ट होगा, इसलिए इनकी क्या होगी, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चे, और ही ज्यादा डिफिकल्ट हाई होगी, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और ज्यादा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास लिखो चौथा फैक्टर हमारे पास शील्डिंग, और फिर फैक्टर आ जाएगा बच्चे पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, सारे फैक्टर्स आपको करना है। देखो शील्डिंग क्या होता है, सबसे पहले फोर्थ फैक्टर लिखो शील्डिंग, इसकी सबसे पहले लिखो डेफिनेशन। शील्डिंग हम किससे कहते हैं, लिखो इट इज डन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, एज नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज शील्डिंग गोज टू इंक्रीज। शील्डिंग किसके कारण आते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है, तो मेरी क्या उनके साथ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर यहाँ पे हमारे पास 50 प्लस हो जाते हैं, तो मेरी लास्ट वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या होती है, अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स की क्राउडिंग के कारण जो डिस्टर्बेंस आती है, उसे हम क्या कहते हैं, शील्डिंग कहते हैं। इट इज डन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, मोर द इनर इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द शील्डिंग, ठीक है। तो इसके बारे में लिखो आप, शील्डिंग गोज टू इंक्रीज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, और जितनी ज्यादा शील्डिंग होती है बच्चे, मोर द शील्डिंग लेसर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, अगर ये इतना है बच्चे, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी क्या के साथ अट्रैक्शन है, यही हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे शेल्स आ जाए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब शील्डिंग के आने से क्या होगा, शील्डिंग जैसे ही आई, मोर द शील्डिंग हुआ तो क्या हुआ बच्चे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करगी तो साइज क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज कर जाएगा, और साइज इंक्रीज कर दिया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो शील्डिंग में किसकी आगे बच्चे, डायरेक्टली आ गई आयनाइजेशन एनर्जी, जितनी सॉरी डायरेक्टली इनवर्सली आ गई, क्योंकि जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा बच्चे, इजी होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुश्किल हो ही नहीं है, क्योंकि इनके आपस में अट्रैक्शन ही कम होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल था, एनर्जी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज्यादा ईजी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा आ चुकी है, शील्डिंग आ चुकी है, इनर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे आ चुके हैं यहाँ पे, तो इसकी अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ईजी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करगी, ठीक है। लास्ट है हमारे पास पेनिट्रेशन पावर, इसमें लिखो पेनिट्रेशन पावर क्या कहती है हमें, पेनिट्रेशन पावर का क्या मतलब है बच्चे, इट मींस पावर टू फाइंड नियर द न्यूक्लियस, इट मींस पावर टू फाइंड नियर द न्यूक्लियस। और वही हम बात करें सबसे पास न्यूक्लियस की कौन सा होता है, 15 और 20 एंड देन एफ। तो न्यूक्लियस के पास कौन सा होता है एस, तो एस स्ट्रक्चर वाले की सबसे ज्यादा क्या है आयनाइजेशन एनर्जी, देन पी की, देन डी की, और एफ स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा दूर होता है हमारे न्यूक्लियस से, तो उसकी क्या होगी, अट्रैक्शन उतनी ज्यादा कम होगी, और उसकी उतनी लेस क्या होगी पेनिट्रेशन पावर, जितनी लेस पेनिट्रेशन पावर उतना ही क्या होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी होगा।
तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी का भी यही ट्रेंड आ गया, क्योंकि इनकी क्या होती है, उनसे पेनिट्रेशन पावर ऐसे ही सबसे तो एस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला उतना ज्यादा मुश्किल, फिर पी की फिर डी की एंड देन एफ में से निकालो तो बहुत इजी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका ट्रेंड। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमेशा हमें क्या बचे, व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए क्यों, हमें क्यों एनर्जी चाहिए, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी क्यों हमें एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्यों बच्चे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना अपने एटम के साथ क्या होता है बच्चे, बाउंडेड होता है। एवरी इलेक्ट्रॉन या भले वो वैलेंस भी हो तो वो भी क्या होता है, बिकॉज इसकी थ्योरी लिखो, बिकॉज इन एन एटम some force of attraction is present between nucleus and valence electron, because in an atom हर एटम में क्या होता है, some force लगी हुई होती है, some force of attraction is present between nucleus and valence atom is present between nucleus and valence electron, इन दोनों में क्या लग रही होती है, कुछ फोर्स लग रही होती है। सो फॉर द रिमूवल ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन वी हैव टू ब्रेक दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस वेलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो फॉर द रिमूवल ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन we require to break that bond, yeah, we require to break the force of attraction, तो हमने कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तोड़नी है ना, ब्रेक करनी है, इसलिए हमें क्या चाहिए होती है बच्चे, एनर्जी चाहिए होती है। कहते हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच में क्या लग रही होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, इसलिए हमने उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, उस अट्रैक्शन को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, और किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, दो चीजों की आपस में फोर्स को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कोई एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इतना हो गया। अब लिखो इसका वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इसका क्या ट्रेंड है अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप, ये हमारे पास क्या थे बच्चे, पीरियड्स, और ये क्या होता है हमारे पास, ग्रुप। तो मैंने अभी आपको बताया अलोंग द पीरियड क्या होता है बच्चे, साइज कम हो रहा होता है, साइज डिक्रीज हो रहा होता है, और जैसे साइज डिक्रीज तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो कहने की बात है लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर देगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। वही अब बात करें अलोंग द ग्रुप क्या होता है बच्चे, हमारे पास साइज इंक्रीज होता है, और साइज के तो हमारी यूनिवर्सिटी होते हैं, अगर साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही है, दैट मींस टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे, हमारी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये आ गया इसका ट्रेंड, इतना आपने जरूरी ट्रेंड याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करो। अब आपके इसके एक दो क्वेश्चंस करवाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपकी थ्योरी वाइज था ना, आपका सेक्चुअल वाइज इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, लिखो। Why ionization energy of alkali metals is least in its periods? तो हमने अभी अभी पढ़ा था अल्कली मेटल्स यहाँ पे होते हैं, कहते हैं अल्कली मेटल्स होते हैं, और यहाँ पे कौन सा हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इन्होंने अल्कली मेटल्स की बात की, कहते हैं अल्कली मेटल्स की क्या होती है बच्चे, क्वेश्चन की फॉर्म में इसको लिखो, why ionization energy of alkali metal is least in its period, why ionization energy of alkali metal is least in its period, ठीक है, क्यों इनकी लीस्ट होती है, आंसर की फॉर्म में लिखो इसको, because alkali metals have large covalent radius and they have only one electron in their valence shell, अल्कली मेटल का क्या प्रोडक्ट होता है, लार्ज कोवलेंट रेडियस होता है, और इनके वैलेंस शेल में क्या होता है, देयर वैलेंस शेल कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा था NS1 कॉन्फ़िगरेशन होती है अल्कली मेटल की, और NS2 होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो अल्कली मेटल के पास क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट शेल में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं ना, इनकी कॉन्फ़िगरेशन किस में बदल जाती है, इनर्ट गैसेस में बदल जाती है, नोबल गैसेस में, तो ये बड़े ही उत्सुक होते हैं अपने उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, ताकि ये क्या कर सके, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मांगते हैं इनर्ट गैसेस वाली, इसलिए क्या करते हैं बच्चे, फटाफट इसी कोशिश में रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, तो इनकी क्या होती है बच्चे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे, लेस होती है। ठीक है, इसके बारे में लिखो, एक और क्वेश्चन इसके बारे में लिखो,
Why ionization energy of beryllium is more than boron? कहते बेरिलियम की ज्यादा क्यों होती है बोरोन से? आयनाइजेशन एनर्जी, इसका आंसर लिखो जब जब आपको क्वेश्चन आ जाए ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जरूर बनाए, तो बेरिलियम की बनाओ, बोरोन की बनाओ। बेरिलियम की लिखो हमारे पास 1s2 2s2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब बताओ बेरिलियम की ज्यादा क्यों होती है बोरोन से? हालांकि बोरोन तो बाद में आता है, क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि बच्चे इसके पास कौन सी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इजीली अपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होने देगा, इजीली लूज नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास क्या बच्चे फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, इसलिए क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी आयनिक एनर्जी काफी बहुत ही ज्यादा होती है। वही हम बात करें इसकी, तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है एक्स्ट्रा, ये तो सब जल्दी लूज करेगा ताकि ये भी क्या बना ले, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बना ले। तो इस तरीके से बेरिलियम की क्या होती है, बोरोन से ज्यादा होती है। जब जब क्वेश्चन आ जाए ना किसी भी दो एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, आपने उसको कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में लिखना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या आता है 1s2 2s2 2p3, और हमारे पास वही बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में क्या आता है हमारे पास 1s2 2s2 2p4। तो ये कौन सी होती है, नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड वाली है, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए इसकी आयनिक एनर्जी क्या होती है बच्चे, हाई होती है। और वही बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की इतनी हाई नहीं होती, इसलिए यही रीजन है। कॉन्फ़िगरेशन बना के आपने क्या करना है, इनके रीजंस दे देते हैं। नेक्स्ट अब करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और भी काफी क्वेश्चंस बनते जाते हैं इसके, आप प्रदीप से आप कोई भी आप जो भी फॉलो करते हो, आप उसके कंसेप्चुअल जरूर इसके करना, जितने क्वेश्चंस करो उससे उतना अच्छा होता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बच्चे, हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? जब जब कोई आइटम बच्चे किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, तो उसमें से काफी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी रिलीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an electron enters in a isolated gases atom. It is amount of energy released when an electron enter in isolated gases atom. ठीक है, जब जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका एक और नाम क्या है हमारे पास, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका साइन क्या होता है, डेल्टा ई जी एच। और ये हमेशा क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है ना इलेक्ट्रॉन के एंटर होने में, तो इसका साइन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम करते हैं फैक्टर्स, कौन से फैक्टर करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसी तरीके के फैक्टर है, सबसे पहले आ जाएगा साइज ऑफ एटम, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड आ जाएगा ठीक है। इसके बारे में साइज ऑफ एटम, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड। साइज ऑफ एटम क्या कहता है बच्चे, अब जितना ज्यादा साइज, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, जितना कम साइज उतनी क्या होगी, मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उतना ज्यादा क्या होगा, जैसे ही उस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चे, एनर्जी रिलीज होगी, मोर विल बी द एनर्जी रिलीज। ये भी क्या होगी बच्चे, इनवर्सली होगी, साइज कम था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी बच्चे, उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जितना छोटा साइज होता है न्यूक्लियस के साथ उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी उतनी ज्यादा होती है, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई जब उसमें क्या क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो ये भी क्या होगा, इनवर्सली होगा। डेल्टा ई जी एच भी क्या होती है बच्चे, साइज के इनवर्सली होती है, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और जितना बड़ा साइज उतनी कम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे न्यूक्लियर चार्ज।
न्यूक्लियर चार्ज का भी वही ट्रेंड है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है उतनी ज्यादा बच्चे हमारे पास क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की और वेलेंट इलेक्ट्रॉन की। और जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होगी बच्चे, एनर्जी। सो मोर विल बी द एनर्जी रिलीज, उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, मोर एनर्जी विल रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर इन आइसोलेटेड गैसेस एटम, मोर एनर्जी विल रिलीज। ये भी क्या आ गया बच्चे, डायरेक्टली आ गया। तो डेल्टा ईजीएच क्या होती है, डायरेक्टली होती है चार्ज की, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम बात करते हैं जैसे हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाला, ये जैसे इनर्ट गैसेस की बात कर लो, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे, स्टेबल होती है। जैसे हमारे अभी हमने बात की थी पी में पूरे 3 इलेक्ट्रॉन है, या फिर पी में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है फुली फील्ड, ठीक है। तो इनकी क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन पहले से स्टेबल होती है, और इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं होता। लेकिन अगर हम बाय फोर्स धक्के से इसमें क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इनकी एनर्जी रिलीज होने की बजाय क्या हो जाती है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाई इन इनर्ट गैसेस हैव पॉजिटिव डेल्टा ईजीएफ, क्योंकि बच्चे इनको कोई इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये स्टेबल है अपने आप में, इनको और इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। लेकिन बाय फोर्स अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो एनर्जी रिलीज होने की बजाय एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाती है। इसलिए डेल्टा एच का साइन क्या होता है, डेल्टा जी एच का साइन बच्चे भी बदल के क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन अभी तक हमने जितने किए थे ना, हर बार डेल्टा ई जी नेगेटिव आता था क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन इनर्ट गैस में क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण क्या होता है बच्चे, इनको किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर बाय फोर्स हम उसमें ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है बच्चे, एनर्जी रिलीज होने के बजाय एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाती है। इसलिए डेल्टा ईजीएस का साइन बदल के क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। इतना होगा हमारे पास तीनों के फैक्टर्स। नेक्स्ट देखो, इसका भी ट्रेंड उसी तरीके से बच्चे अगर लॉन्ग द पीरियड आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज जितना ज्यादा होगा। और अगर सॉरी लॉन्ग द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी क्या होगी बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोन एनर्जी, उतनी क्या होगी हमारे पास, देखो यहाँ पे तो डिक्रीज करती है, और यहाँ पे उसी की तरह जैसे आयनाइजेशन थी उसी की तरह ये भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। क्योंकि यहाँ साइज क्या होता है डिक्रीज हो रहा होता है, यहाँ साइज क्या होता है इंक्रीज हो रहा होता है, और साइज की इन्वर्सली होती है। तो यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पे अलॉन्ग द ग्रुप बात करें तो हमारा साइज क्या हो रहा है बच्चे, बढ़ रहा है। और साइज बढ़ रहा है तो डेल्टा ईजीएस की वैल्यू तो बच्चे कम हो जाएगी। तो अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम तो क्या होगा, डेल्टा ईजीएस क्या आ गई बच्चे हमारी, लेस आ गई। यही बात करें हम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी, इट विल इंक्रीज। ठीक है, ये ट्रेंड आपको जरूर याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, मेन दो टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप, क्या हेडिंग डाल दो। डायगोनल रिलेशनशिप, इसकी भी डेफिनेशन लिखो सबसे पहले हमारे पास। डायगोनल रिलेशनशिप की हमारी डेफिनेशन लिखो, फर्स्ट थ्री मेंबर्स of the second period show similarity, first three members of second period show similarity, इसके साथ सिमिलैरिटी दिखाते हैं, शो सिमिलैरिटी इन करेक्टर विद द डायगोनल ऑपोजिट मेंबर, सो सिमिलैरिटी इन करेक्टर विद डायगोनल ऑपोजिट मेंबर with the diagonal opposite member of the third period। कहते हैं जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, उनके डायगोनली जो ऑपोजिट मेंबर्स है ना, उसके साथ क्या दिखाते हैं, थर्ड पीरियड के ऑपोजिट मेंबर्स के साथ क्या दिखाते हैं, सिमिलैरिटी इन कैरेक्टर दिखाते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। और समझाती हूँ आपको, लिखो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। सही लिख लेना, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे हम बात करते हैं
यहाँ पे क्या आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो लिथियम के हमारे पे डायगोनल ऑपोजिट कौन सा है, सोडियम। बेरिलियम के कौन सा आता है, एल्यूमिनियम। बोरोन के क्या आता है, सिलिकॉन। तो जब हमने देखा ना लिथियम के कुछ करेक्टर्स मैच करते थे मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम के करते थे एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन के करते थे सिलिकॉन के साथ, तो सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स के जो करेक्टर्स थे ना, वो थर्ड पीरियड के डायगोनली ऑपोजिट वाले मेंबर्स के साथ क्या कर रहे थे, करेक्टर्स सिमिलर हो रहे थे। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं बच्चे, डायगोनल रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। इसका रीजन क्या बच्चे, वैसे तो इतना ही आता होता है, इसका रीजन कोज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, क्या कारण होता है उसमें लिखो। दो ही रीजन हमारे पास। फर्स्ट आएगा कोज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कारण होता है, पहला लिखो बच्चे। फर्स्ट है, as we move from left to right along the period, atomic radius decrease, and as we move from top to bottom, atomic radius increase. So diagonal members have nearly same atomic radius. कहते हैं क्या होता है बच्चे, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो atomic radius क्या करता है बच्चे, डिक्रीज हो जाता है। और अगर वही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो atomic radius क्या करता है बच्चे, इंक्रीज हो जाता है। तो जो डायगोनल वाले मेंबर होते हैं यहाँ पे बीचों बीच सेकंड और थर्ड के, ये सेकंड एलिमेंट्स और सेकंड पीरियड के, थर्ड पीरियड के, इनके एलिमेंट्स के आपस में जो डायगोनल वाले रिलेशनशिप में आते हैं, उनके आपस में क्या आ जाता है बच्चे, नियरली क्या आ जाता है, सेम हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे किस साइन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से क्या होता है, जो इनके डायगोनल मेंबर होते हैं उनका क्या आ जाता है, सेम एटॉमिक रेडियस आ जाता है। और सेम एटॉमिक रेडियस होने के कारण क्या होता है, इन एलिमेंट्स के आपस में प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम हो जाती है। ठीक है, सेकंड रीजन लिखो। पहला तो इसका साइन वाला हो गया, दूसरा रीजन है इसका आयनाइजेशन एनर्जी। कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते थे तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होती थी बच्चे, लेफ्ट टू राइट जाने से हमारा साइज क्या होता था, डिक्रीज होता था, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, इंक्रीज हो जाती थी। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता था तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती थी। तो देखो यहाँ जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। तो इसलिए यहाँ के जो बीच वाले एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या जो नियर अबाउट आपस में क्या आती है, सेम आयनाइजेशन एनर्जी आती है, जो डायगोनल के रिलेशनशिप में बैठे होते थे। लिथियम के साथ हमारा मैग्नीशियम था, इस तरीके से इनकी आपस में क्या आ जाती है, सेम आयनाइजेशन एनर्जी आती है, और फिर नियर अबाउट सेम ही इनका क्या आता है, रेडियस आ जाता है, इसलिए इनकी सेम आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है। सेम आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है तो इनका प्रॉपर्टीज भी क्या कर जाती है, सिमिलर हो जाती है। इसी कारण से दो कारण थे हमारे पास कौन से, डायगोनल रिलेशनशिप के। ठीक है, ये हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक लिखो, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी के बारे में लिखो, लगभग चैप्टर डन है हमारा, एक दो बातें बतानी है। वैलेंसी लिखो क्या होता है और कैसे इसको निकाला जाता है। इट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, it is number of valence electron or 8 minus number of valence electron। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखो हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इनके बारे में लिखो। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास, 2,1, इसकी होती है 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8। ठीक है, अब इनकी सभी की वैलेंसी बताओ। सबसे पहले लिथियम की वैलेंसी क्या होगी, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी बच्चे, हमारे पास आ गई वैलेंसी 1। इसकी वैलेंसी हमारे पास कितने आ जाएगी, आउटर मोस्ट में कितने, 2, आउटर मोस्ट ये होते हैं लास्ट शेल, इसके कितने आ गई 2, इसकी कितने आ गई 3, इसके बताओ हमारे पास कार्बन के कितने आ जाएंगे बच्चे 4। वही हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की कितने, नाइट्रोजन की 5 निकाली, कितनी निकाली बच्चे, 8 माइनस 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे 8 माइनस 6 मतलब 2 आ जाएगी, यहाँ पे 8 माइनस 7 मतलब 1 आ जाएगी, यहाँ पे 8 माइनस 8 कितने आ जाएगी बच्चे, हमारे 0 आ जाएगी। तो इसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नहीं और उनके पास आ जाएगी। इस तरीके से वैलेंसी निकाली जाती है। ठीक है, इतना ही था, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता होता है। नेक्स्ट करो आगे, छोटे छोटे टॉपिक्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, उसमें लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चे। They oxidize other
बट itself undergo reduction। खुद क्या करते हैं, खुद की तो रिडक्शन करते हैं, लेकिन दूसरों को या क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। रिडक्शन करने का मतलब क्या बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। खुद तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं, तो खुद की रिडक्शन कर लेते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इस तरीके से ना क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हेलोजेंस क्या होती है बच्चे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। एग्जांपल के तौर पर लिखो, हेलोजेंस आर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्यों बच्चे, क्योंकि हेलोजन के कन्फिगरेशन के बीच में क्या होता है, इसकी जब हम कन्फिगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने बच जाते हैं, 7 बच जाते हैं, और इनर्ट गैस के लास्ट में 8 बच जाते हैं। इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है ताकि इनर्ट गैस वाली कन्फिगरेशन ले ले, ताकि स्टेबल कन्फिगरेशन वाले, इसलिए इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये क्या करते हैं, बहुत हाईली, बहुत क्विक क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अपनी इनर्ट गैस वाली कन्फिगरेशन मारते हैं। इसलिए क्या करते हैं, बड़ी जल्दी रिडक्शन करते हैं और बड़ी जल्दी दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। इसलिए हेलोजन क्या होती है बच्चे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होती है। नेक्स्ट लिखो, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है हमारे पास, सेकंड हेडिंग डालो, रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या है, इसी तरीके से डेफिनेशन है, दे रिड्यूस अदर बट इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। दूसरों को तो रिड्यूस करता है और खुद की क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब बच्चे बच्चे क्या होता है, इसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। खुद क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है, हमारे अल्कली मेटल्स की होती है। अल्कली मेटल्स यहाँ पे होते हैं हमारे, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्स्ट्रा पड़ा होता है, NS1 पड़ा होता है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे ना, इनकी कन्फिगरेशन हमारे नोबल गैस वाली आ जाती है। इसलिए क्या करते हैं, बड़ी जल्दी उसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ये बड़ी जल्दी गेन कर लेते थे, इसलिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। वही बात करें अल्कली मेटल की, तो बड़ी जल्दी लूज कर देते हैं, मतलब बड़ी जल्दी ऑक्सीडेशन दिखा देते हैं। इसलिए बेस्ट क्या होते हैं बच्चे, ये होते हैं बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। कौन, अल्कली मेटल्स। क्योंकि ये क्या करते हैं, फटाफट बहुत क्विक क्या करते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस वाली कन्फिगरेशन बना लेते हैं। इतना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में और लिखो, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर जो है बच्चे, वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, इसको इरेज करके लिखते हैं, यहीं पे लिखवा देते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर इंक्रीजेस। और फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या होता है बच्चे, रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो इसका ट्रेंड भी दिखाना चाहिए, टॉप टू बॉटम जाने से क्या होगा, रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीजेस। ऑक्सीडाइजिंग फैक्टर क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी इंक्रीज होती थी, मतलब गेन इलेक्ट्रॉन का करना क्या होता था, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती थी। तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर बढ़ गया। वहीं हम बात करें टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होती थी बच्चे, हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होती थी। मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसिंग करैक्टर क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर बढ़ जाएगा। और टॉप टू बॉटम आंसर हमारे क्या हो जाएगा बच्चे, रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ जाएगा। इतना आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हैं ना, हमारे पास क्या होता है, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी भी क्या होती है, उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होगी, वो चीज उतना बेस्ट क्या होगी, हमारे पास बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। नेक्स्ट लिखो, ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ये बस हमारा लास्ट टॉपिक है, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के अंदर लिखो, दे आर द कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, दे आर कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ वाले कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स। आपको यही जरूर पता होती है मेटल्स कौन से ऑक्साइड बनाते हैं। भाई हम बात करें नॉन मेटल्स, वो कौन से बनाते हैं, तो लिखो, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बेसिक ऑक्साइड के होने बोलने का मतलब क्या बच्चे, लिखो बेसिक ऑक्साइड मतलब दे फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इस चीज को हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड, मतलब दे फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन
when dissolved in water। और वही हम बात करें एसिटिक ऑक्साइड, दे फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, एक एग्जांपल करा देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर लिखो Na2O है हमारे पास, इसमें हम जैसे ही वाटर डालेंगे तो क्या बन जाता है बच्चे हमारा, Na2 में जैसे हमने वाटर ऐड कर दिया तो क्या बन गया, NaOH बन जाता है। और NaOH क्या होता है, हमारा बेस होता है, बेसिक होता है, इसलिए इसने क्या बना दिया बच्चे हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स बना दिए, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं, प्लस वाटर डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या बन गया बच्चे हमारा, ऑक्साइड्स बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको और भी इसका थोड़ा क्विक रिकैप आपको एक बार मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से भी लेना चाहिए। एक आप नोट्स आपने जरूर सारे बनाए हैं साथ साथ में। ठीक है, जितने भी चीज़ों के आपने स्क्रीनशॉट लिया उसको जरूर अपनी कॉपी में कर लिख लेना। जितना ज़्यादा हम लिखते हैं उतना ज़्यादा याद होता है। आपने देखा मैं डेफिनेशन बार बार लिखती हूँ, ये लिखना जरूरी होता है, आपने भी लिखना है। ठीक है, थ्योरी आपको हमेशा पहले कंसेप्ट वाइज याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाते हो। थ्योरीज आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।